हैं, क्या कहते हैं, चलो बेइज्जती रिकॉर्ड होगी इस वास्ते। चाहिए ना, को 4-5 लोग भी होना बैठे, ठीक है कबूल है, 5 से कम जिस दिन हुए ते झंडी करा देना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। उस दिन क्लास नहीं होगी, फिर ऑनलाइन उनकी छुट्टी करा दूंगा। मैं घर जाऊंगा, बेगम को कहूंगा चल वो बना के दे खुआ मैनू कस्टर्ड कुस्टर्ड, बस। नहीं बाजार क्यों जाना है, अल्लाह ने मुझे बेगम दिया है। हैं बाजार क्यों जाना है, मैं अपनी बेगम से कहूंगा कोई अच्छी चीज बना के मुझे खिलाएगी, मेरी खिदमत करेगी, हैं कोई जूस शूस पियाएगी। तुसी अपनी अम्मी कोल, मैं अपने बच्चों की अम्मी कोल। आप लोग आते नहीं क्लास में यार, ये गलत बात है। मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैंने कहा ये देखो बस ठीक है, सॉरी नाल की होंगे, बंदा मार दे बाद क्या सॉरी। अच्छा चलो बस ठीक है, तो ये ऑनलाइन वाले भी सुन लें, ये फिजिकल वाले जिस दिन मेजोरिटी गायब होगी मैं छुट्टी कर दूंगा उस दिन। और ये सैटरडे को सिर्फ 2 बच्चे आए थे, एक आया था, एक था मेरा ख्याल है, एक थे आप थे और कौन था, दो, दो, बस 3 लोग थे मेरा ख्याल है, 3 लोग थे, आप भी थे, हाँ ये रेगुलर है। चलो मुझे सिर्फ इनकी वजह से शर्म हया आ गया, लेकिन अदरवाइज वैसे तो मैं एक भी बच्चा हो ना तो पढ़ा देता होता हूँ, लेकिन ये जो हैबिचुअल छुट्टी है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। मतलब एक भी बच्चा आया, बारिश है, ये तूफान है, जो मर्जी है, एक भी होगा मैं उस एक की रिस्पेक्ट करूंगा कि यार वो आया पढ़ने के लिए। तो एक भी हो तो हम पढ़ाते हैं, उसी मोमेंटम पे पढ़ाते हैं। ओ ये सारा मैनू देख के जाना दे, और साइंस किसी और को कराओ, मैं तो एक टिशू रखना है, बाद मेरा डब्बा गायब होता है, ले जाओ किसी और दिन ना तो इशू करो, बस मैंने टिशू दे दिया करो। इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, कि डब्बे कार ही ना चुक के ले जाओ स्थान। अच्छा जी चलो आओ, हमने आज आखिरी दिन है हमारा इसके चैप्टर का, हमने कल से टेक्निकल चैप्टर शुरू करना है। तो जिसने ये जो अगला ये हमारा वीक है इसमें मिस किया, तो या अल्लाह बस उस बच्चे को समझा दे, रिजल्ट भी आने वाला है। जिस दिन 5 से कम हुए ना उस दिन छुट्टी करा देनी है मैंने। कब आ रहा है रिजल्ट, वो आई कौन बताएगा, मुझे क्या पता, बस आ रहा है, जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है रिजल्ट आजकल। आई कैप का ही, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। आपको कोई क्वेश्चन दिया था बच्चों, कौन सा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, 14, 16, 17। अच्छा अब आपने इसमें, मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जरा टाइम कम है आज। आपने मुझे प्रॉब्लम्स बतानी है कि सर क्वेश्चन 11 में ये प्रॉब्लम है, इसको एक्सप्लेन कर दें, तो मैं कर दूंगा। किया सबने, है जी, क्वेश्चन 11 में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा क्या प्रॉब्लम है? 0.5 की, चलो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 की समझ नहीं आई।
ये जो टेबल इस तरह पहले बना होता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये मिस्टेक वाला होता है। आपने अपने असूलों के मुताबिक बनाना होता है। ये देखो इसमें बीच में डेप्रिसिएशन भी लिखी हुई है, पास्ट। इस तरह अगर एनपीवी का कोई टेबल पहले से बना के दिया होगा बेटा, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। बीच में कुछ एक्यूरेट फिगर्स भी होंगी, लेकिन मिक्सचर होगा एक्यूरेट रेलेवेंट आइटम्स और इररेलेवेंट आइटम का। अच्छा जी, बुलेट नंबर 5 वो कहते हैं समझ नहीं आया। किसी को भी नहीं आया? क्या कहते हैं, सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आया कि है ही नहीं सॉल्यूशन में इस पॉइंट, ये मिसिंग है? अच्छा, हाँ, गलती भी हो सकती है सॉल्यूशन में। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था ये कि आप ना कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का या पता नहीं कोई इस तरह का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, और उस लाइसेंस के तहत जो कैश फ्लोज आएंगे ना, वो ईयर 1 से नहीं आएंगे, 2, 3, 4, 5 में आएंगे, ऐसे ही है। अच्छा, बुलेट नंबर 5 में वो कहता है a specialized item of equipment will be needed for the project for a brief period at the end of year 2। आपको दूसरे साल के एंड पर थोड़े से अरसे के लिए एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए। दिस इक्विपमेंट इज करंटली यूज्ड बाय द कंपनी इन एन अदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। कहते हैं ये वाला जो क्या नाम है इक्विपमेंट है, ये पहले से कंपनी में मौजूद है, और ये किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे पहले ही क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इस प्रोजेक्ट पे नहीं, किसी और प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग अरसे के लिए चाहिए या शॉर्ट पीरियड के लिए? शॉर्ट पीरियड के लिए, और एंड ऑफ ईयर 2 पे चाहिए। ठीक है। द मैनेजर ऑफ अदर प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है has estimated that he will have to hire the machinery at a cost of 1,50,000 for the period the cutting tool is on loan। वो कहता है जी हमें जो मशीन है वो 1.5 लाख के किराए पे लेनी पड़ती है। जब आप हमसे उधार लेके जाएंगे ना मशीन, ऑन लोन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मशीन हम स्पेशली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं ला रहे। मशीन हम किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ला रहे हैं? अदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वो जो अदर कॉन्ट्रैक्ट का मैनेजर है ना, वो हमें सुना रहा है जनाब ये जो आप हमसे मशीन उधार के लिए लेके जा रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए, इस मशीन का हम सालाना कितना किराया दे रहे हैं? 1.5 लाख रुपया। क्या वो किराया इस प्रोजेक्ट की वजह से दे रहे हैं कि पहले से ही एग्री किया हुआ है उस प्रोजेक्ट के लिए? तो ये इस प्रोजेक्ट के लिए ये कमिटेड कॉस्ट है। हमारा जो अभी ये प्रोजेक्ट है ना, जिसके लिए आपको शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए मशीन और इक्विपमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो नया ये सॉरी नया तो नहीं, ये जो इक्विपमेंट 1.5 लाख जिसका किराया है साल का, ये हमने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए लिया नहीं हुआ। ये स्पेशली वो किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, वहां से थोड़ी देर के लिए लाएंगे, बाद में वापस ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया था स्पेशली हमने, तो उसका रेंट भी इधर नहीं चार्ज होगा। ये इस प्रोजेक्ट के लिए कमिटेड कॉस्ट है, चाहे ये प्रोजेक्ट करे या ना करे। ये 1.5 लाख रुपया जो है ना, ये अदर प्रोजेक्ट की वजह से आपको देना ही पड़ेगा, इसीलिए ये इस प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट आइटम नहीं है। ठीक है, समझ आ गई है? ऑन लोन का मतलब जैसे पैसा उधार लेते हैं ना, वैसे चीज भी उधार ली जा सकती है। उसने यहाँ पे चीज उधार लेने को या लेके यूज करने को लोन कह दिया है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इज इट क्लियर? इसीलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि मशीन इसकी वजह से पहले ही मौजूद है उस कंपनी के अंदर, और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं ली, स्पेशली किसी अदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ली है। हाँ जी, और कोई मसला? पॉइंट 1 ये तो सिंपल है। कहता है इसका ताल्लुक पॉइंट 1 का ताल्लुक ऊपर के साथ है, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ। कहते हैं कोई गवर्नमेंट है जिससे आप लाइसेंस लेंगे एक्सप्लोर करने का ऑयल 5 साल के लिए। लाइसेंस फी आपने गवर्नमेंट को कितनी पे करनी है? और लाइसेंस फी हर साल के स्टार्ट पे, जब कोई भी पेमेंट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे होगी, तो इसका मतलब है कि ये 1 से नहीं आएगी। वैसे तो ये 1, 2, 3, 4 पे 5 में आनी चाहिए थी
थी अगर ये एंड ऑफ ईच ईयर पे होती। अब ये लाइसेंस फी कहाँ पे आएगी? 0 में अगर इन्फ्लेशन ना हो तो, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में, 5 में नहीं आएगी। उसने क्या किया, मेरा ख्याल है इन दोनों की इकट्ठी करके लिख दिया टेबल में, या ये 600 पता नहीं अब उसने कैसे लिखा है। उसने मेरा ख्याल है ये 300 और ये 300 600 इकट्ठा करके लिख दिया और इसको इग्नोर कर दिया बिल्कुल। यानी उसने गलती की हुई है, बस वो नीचे बुलेट नंबर 1 में वो गलती एक्सप्लेन किया है। उसने बुलेट नंबर 1 में क्या कहा है कि लाइसेंस फी चार्ज इन ईयर 2 इंक्लूड्स द पेमेंट दैट वुड बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एज वेल एज बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। यानी इन दोनों अमाउंट्स को ना, इन दोनों अमाउंट्स को उसने ऐड करके लिखा हुआ है ईयर 2 के एंड पे। एक तो टाइम गलत है, दूसरा 2 सालों की इकट्ठी अमाउंट एक ही साल में लिख देना तो वैसे ही टाइम लाइन की एजम्पशन की, तो वो गलती को आप दफा करें, आप अपने तरीके से करें, आप इस तरह टेबल में प्लग इन कर देंगी। ठीक है, और कोई मसला मसाइल? सोल्यूशन में वैसे किया हुआ है, 0 पे लेनी है ना, 5 है, 0 पे लेनी है, सोल्यूशन में सही कर लो। देखिए ना, ये सोल्यूशन ना एक्सेल पे बनाया हुआ है और ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई गलती रह गई हो, क्योंकि ये पहली दफा बने सोल्यूशन। पहले सोल्यूशन मेरे कुछ और थे, तो वो ये 300 0 पे आना था, और जब ये आना था तो और भी कोई इन्वेस्टमेंट थी तो उसके साथ ऐड होना था। अगर ये मैंने एनपीवी के टेबल में नहीं लिया तो काइंडली रेक्टिफाई द सोल्यूशन। और ये बाद में सारी गलतियां मुझे बतानी है आपने, चैप्टर खत्म होने पे मैं किसी एक बच्चे से लेके अपने नोट्स में भी करेक्ट कर लूंगा। और भी कोई गलती पहले हमने किसी सोल्यूशन में निकाली है अभी तक? अभी तक हमने किसी और सोल्यूशन में निकाली है बच्चों, बताना जरा कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल हमने किसी और में निकाली है शायद। हाँ जी आज हमने प्रैक्टिस करनी है, कल हमने नया चैप्टर शुरू करना है विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एज वेल एज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये 2 चैप्टर इकट्ठे पढ़ाऊंगा इस दफा टाइम बचाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन से में गलती है? 4 में भी गलती है? हाँ, क्या गलती थी भाई जरा बताएं, मुझे याद है गलती थी, हमने कहीं पकड़ी थी आप लोगों ने पहले भी। हाँ जी, उसमें क्या गलती थी? हैं, बताइएगा क्या नहीं आना? हाँ, क्यों? अच्छा, ये 0 कौन सा साल था बताएंगे जरा मुझे? एक मिनट में करेक्शन कर लूँ यार जवानों, जरा मेरा ख्याल है ये था 2017 साल, ये 2018 ऐसे ही था, 2019 और 2020। लेबर को फारिग हमने कब किया था? 2017 के एंड पे किया था। हाँ, तो उस साल की तो पे सेव नहीं ना हुई होगी। ठीक है, सही कह रहे हैं। अब ये आंसर ये आया होगा 22.55। ठीक है, ये करेक्शन की थी। ठीक है, स्क्रीन मूव नहीं हो रही क्योंकि मैं एक्सेल पे लगा हुआ हूँ करने। ये ले भाईजान, आप भी देख लें। लोग कहते हैं सारी पिक्चर का मजा लें। अच्छा जी बच्चों, और किस सवाल में मिस्टेक है? ये कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर नहीं, ये जो अभी कर रहे थे आप, 11। क्वेश्चन 11 में वो कहते हैं जी, हाँ 300 इधर भी आना था। तो ये तो फिर मेरा ख्याल है नेट कैश फ्लो 5500 और ये एनपीवी आ जानी थी 9537।
ये आ जानी थी एनपीवी 9537। आंसर खुद ही अपडेट हो गया 9537। चलिए आगे। नहीं समझ आ रही? जी बच्चे, काम नहीं किया इसका मतलब है कुछ खवातीन हैरान हैरान है। अच्छा, और किसमें मसला है? ये क्वेश्चन 11 तो चलो हो गया। 11 के बाद आ जाए जी। और कोई मसला नहीं है 11 में? 14, क्वेश्चन 14 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 14 में कोई प्रॉब्लम बच्चों? क्वेश्चन 14। हाँ जी। पॉइंट नंबर 4। अच्छा, ये वाला पॉइंट बताते हैं ये। अच्छा, तो ये अभी छोड़ दें, मैं अभी बताता हूँ। अभी ये आज बताना था मैंने वैसे, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं था, पता नहीं इसमें सवाल में। अच्छा, 14 में ये पॉइंट हो गया। और कौन सा क्वेश्चन था? 16 और 17। ठीक है, पॉइंट जो मैंने आज एक्सप्लेन करना था ना वो है ना, ठीक है, आ जाता है अभी। 16 में भी कोई मसला मसाइल है? क्या मसला है? जी, इंटरेस्ट को नहीं लेना होता, क्योंकि इंटरेस्ट फाइनेंसिंग कैश फ्लो मैंने कहा था वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आ जाता है, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ना लोन लेते हैं, ना लोन की रीपेमेंट लेते हैं, ना इंटरेस्ट पेमेंट लेते हैं। हमारे लिए इंटरेस्ट पेमेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट हमारे लिए पूरे हमारा एक, हम फाइनल में बीएफडी पढ़ेंगे। ये जो हम रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टिंग के अलावा सब लोग इंटरेस्ट को फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट एन ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हमारे लिए फाइनेंसिंग है वो। डिविडेंड पेमेंट भी फाइनेंसिंग है, वो नहीं लिखने हैं एनपीवी में। अगर आपको याद हो नोट्स पे आके देखो, जब मैंने पढ़ाया था ना, एनपीवी स्टार्ट किया था, तब हमने टाइप ऑफ कैश फ्लोज पे बात की थी। हमने किस पे बात की थी? ये सिंपल एनपीवी जिस दिन पढ़ाई थी, ये देखें। बल्कि अब पता नहीं मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं कई दफा नोट्स में से, ये देखे लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज एनपीवी में इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आ चुके होते हैं। ठीक है, पता चल गया? जब आपको कहीं पे कोई गलती लगे, कोई मसला हो, तो आप पीछे नोट्स जाके पढ़ा करो, इससे आपकी ग्रिप होगी सब्जेक्ट टॉपिक पे। और अगर आप सवाल बाय सवाल रट्टा लगा लोगे, तो आपको नोट्स की सिग्निफिकेंस का और वो जो बातें पढ़ आए हुए हैं और माइंड से स्किप हो गई हैं, वो रिवाइज नहीं होंगी। ठीक है, तो वो जरा नोट्स के अंदर ये जो थ्योरी होती है इसको पढ़ते रहे रेगुलर बेसिस पर। रट्टा नहीं लगाना, बस पढ़ते रहे, वो आपके मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी फिर। जी चले जी आगे। और कोई मसला? ये नहीं मेरा ख्याल है ये लोगों ने सवाल, ये तकरीबन वही सवाल की कॉपी है जो मैंने 15वां सवाल करवाया था, शायद उसी तरह का सवाल है। जी बेटा, चलें जी आगे। चलो, 14वें सवाल में एक मसला है, वही 9वें 10वें सवाल में भी वही मसला है, वो मैंने करवाना है। अच्छा ये ठीक है, 17वां सवाल जो है ये किसी ने किया हो, 17th क्वेश्चन, इसमें मसले मसाइल चेक कर लूं? बाद में आप कहें सर नहीं हमने तो किया ही नहीं। जी, इसमें डेप्रिसिएशन में फर्क आएगा? आएगा, मैंने नोट्स में लिया हुआ सोल्यूशन में फर्क, बिल्कुल, क्योंकि ओवरऑलिंग कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे आप एसेट को रीवैल्यू करके दोबारा डेप्रिसिएशन रिवाइज करते हैं ना, वैसे ही जब एसेट के ऊपर दोबारा अपग्रेडेशन या ओवरऑलिंग का खर्चा होगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवाइज होगा। ठीक है, इसकी डेप्रिसिएशन निकाली आप लोगों ने?
ये कौन सा सवाल था? सवाल नंबर 17। मैंने इसकी डेप्रिसिएशन शायद निकाली डायरेक्ट, सीधी सीधी। हाँ, डेप्रिसिएशन ओवरऑलिंग कब हो रही है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 का मतलब ईयर 3 के एंड पे ले जाएंगे टाइमलाइन के हिसाब से, लेकिन इसका इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 4 पे ही पड़ेगा। ईयर 3 की डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कितने मिलियन की है? 10 मिलियन की है जी, बिल्कुल ठीक है। ओवरहॉलिंग 10 मिलियन की है। तो आपने क्या किया होगा, जब आपने डेप्रिसिएशन निकाली होगी तो वो पहले साल की डेप्रिसिएशन आपने मेरा ख्याल है 60 मिलियन पे निकाली होगी। तो 60 मिलियन को मैं 60,000 लेता हूँ, उसका 25% मेरा ख्याल है पहले साल की डेप्रिसिएशन आई होगी 15,000। मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी को मसला हो। नंबर 2, ईयर 2 में आपने 15,000 का 75% किया होगा तो 11,250। ईयर 3 में 11,250 का 75%, सॉरी 38, ठीक है। तो ये अब आप इसकी टोटल डेप्रिसिएशन कर लेंगे यहाँ तक कितनी बनती है, क्योंकि मुझे कैरिंग वैल्यू की जरूरत पड़नी है दोबारा। मुझे अब कैरिंग वैल्यू की जरूरत पड़नी है। जब भी रीवैल्यूएशन होती है, मेजर ओवरऑलिंग होती है, तो डेप्रिसिएशन रिवाइज करने के लिए नई कैरिंग वैल्यू निकाली जाती है जी। 346। अब ईयर 4 में जब आप आएंगे तो कैरिंग वैल्यू प्लस जितनी ओवरहॉलिंग होगी दोनों मिला के उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन आएगी ईयर 4 में। जितनी कैरिंग वैल्यू है प्लस जो ओवरहॉलिंग की अमाउंट है मिला के टोटल पे डेप्रिसिएशन आएगी। तो ओ कैरिंग वैल्यू अब कितनी थी? 60,000 की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो बाकी कैरिंग वैल्यू बची जमा 10 मिलियन। इसका 25% करें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा चौथे साल का। पता नहीं अब लाइफ 4 साल है 5 साल है, कितनी लाइफ है, मुझे तो लाइफ भी नहीं पता कितनी है। लाइफ कितने साल थी इसमें? 5 साल है। तो अगले साल फिर एक डेप्रिसिएशन निकलेगी 5वें साल। वो ये होगी जो कैरिंग वैल्यू आई थी माइनस ये डेप्रिसिएशन कर लेंगे और उसके ऊपर 25% ले लेंगे, ठीक है। ये कैरिंग वैल्यू माइनस 25%, ये जो आई थी इसको माइनस करके बाकी, वो जो आम तरीका होता है आपका। आपको बता सकता है ये कितनी थी कैरिंग वैल्यू? और जवानों जरा मुझे बताना। ये थी 25। ये क्या चीज है? ये कैरिंग वैल्यू थी जमा 10,000। 35,312 इसका 25% डबल 28। इसके बाद अगले साल क्या होगी? 35,312 माइनस 8828, शॉर्टकट नहीं लगा सकते अब, इंटू 25%। ओ 28 जी। वहां आंसर में कितनी लिखी हुई है? यही लिखी हुई है। ये डेप्रिसिएशन मैंने निकाल दी ताकि आपको जहां कोई एम्बिग्विटी हो तो आप पूछ लें। यही आता है, चलो ठीक है फिर सही है, शॉर्टकट लगा लो। मैं जरा मुहतात हो जाता हूँ जब इस तरह की एडजस्टमेंट आती हैं। तो आप शॉर्टकट लगा के अगर आ रही है वही वाली तो ठीक है, जिंदाबाद। ठीक है जी जनाब, जी भाईजान। अगर आप 8438 का 25% ले ले और 10,000 का दोनों को जमा कर लें तो ठीक है। वो आप दो सेपरेट मशीनें काउंट कर रहे हैं तब भी ठीक है। वो अब आपका आपकी अकाउंटिंग है, जितनी मर्जी तुम शॉर्टकट करो या जो मर्जी करो, ऑल्टरनेटिव तमाम काबिल कबूल हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, ये जो मिनिमम डिस्काउंट रेट होता है ये IRR को ही कहते हैं कि वो क्या कम से कम कमाई है जो आपको इस प्रोजेक्ट से आ सकती है। मिनिमम डिस्काउंट रेट कहते हैं या डिस्काउंट रेट एट विच
प्रोजेक्ट वुड जनरेट 0 एनपीवी कह दे, अर्निंग रेट ऑफ द प्रोजेक्ट कह दे, कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न कह दे, ये सारे आईआरआर के नाम है, ठीक है, कैश फ्लो बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अब जो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14 में है और क्वेश्चन नंबर 9 में भी है, वही पॉइंट 14 में भी है और किस में है, 9 में भी है, और भी जगह पे है। वो पॉइंट क्या है, आखिरी पॉइंट है। मैंने वैसे वो पॉइंट बताना है, करवाना मैंने वैसे 18वां सवाल है अभी, 18वां सवाल 19वां रिवीजन में लिख लें, ये रिवीजन में करना है, ये भी नहीं करना। 19वां सवाल रिवीजन में करना है। 20वां सवाल ये जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है वो सही कर सकता है, अदरवाइज तो नहीं। ये 20वां और 21वां जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेगा वो कर सकता है सही। जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी वो खपता रहेगा कि ये क्या सवाल है। तो जिन्होंने कॉस्ट नहीं पढ़ी फिर ये सवाल रिवीजन के वक्त उन्होंने करना है। अभी फिलहाल हमने क्या करना है, मैंने वैसे करवाना है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन कराना है, 18। लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉइंट बता दूं एक, ताकि आपके लिए आसानी हो कि आप ये पॉइंट जब भी आ जाए तो आप इस पॉइंट को डील कर सकें। अच्छा, अभी पॉइंट क्या मैं बताना चाह रहा हूं, हाँ जी, जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं जरा आप 1 मिनट के लिए लिखना छोड़ देंगे। एनपीवी का टेबल हमने किया था, मैं मिसाल के तौर पर ये 4 साल का टेबल शो कर रहा हूँ। एनपीवी के टेबल में आप सबसे पहले एनुअल सेल लिखते हैं अगर इन्फ्लेशन वगैरह हो, वो करके माइनस क्या करते हैं, तमाम हर किस्म की एनुअल वेरिएबल कॉस्ट माइनस एनुअल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट माइनस एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन या जीपी फॉरगॉन जैसे था, माइनस एनुअल टैक्स डेप्रीसिएशन। जी सिलेबस का पार्ट है बेटा, वो भी सिलेबस का पार्ट है, वो जो कॉस्ट का नॉलेज है। वो कहते हैं कॉस्ट पढ़ी तो है ना बच्चों ने, उसकी बेस पे अगर कोई एमएफए का सवाल बन रहा है तो वो रेलेवेंट है, चैप्टर तो यही है। वो कॉस्ट का कुछ नॉलेज प्लस इसका नॉलेज मिला के लिया गया। अच्छा, एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद अगला कौन सा था, हाँ एनुअल टैक्स डेप्रीसिएशन, उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल, ऐसे ही था। तो ये आपके पास आ जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, टैक्स 20 या 30%, जितने परसेंट भी टैक्स की पेमेंट होती है। अच्छा, अब होता ये है, ये तमाम जो भी आइटम्स हैं इनके पीछे एजम्पशन होती है जो कि एग्जामिनर ने, बेटा इधर भी देखो, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में खपती रहेंगे आप। इन तमाम के पीछे एक एजम्पशन होती है जो कि उसने रिक्वायरमेंट में लिखी होती है, इट इज एज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज विल अकर एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तकरीबन सारे सवालों में ये एंड पे बोल्ड करके लिखा हुआ है, इट इज एज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज विल अकर या राइज एट द एंड ऑफ ईयर या एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, इसका मतलब है ये जो सेल रेवेन्यू मैं लिख रहा हूं ये एंड ऑफ ईच ईयर पे है, ये 1 2 3 एंड है। ये जो मैं वेरिएबल कॉस्ट लिख रहा हूं ये भी एंड ऑफ ईच ईयर पे है। ये जो मैं फिक्स कॉस्ट लिख रहा हूं इसके साथ भी यही सलूक है, एंड ऑफ ईच ईयर पे है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनुअल कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन एंड ऑफ ईच ईयर पे है, और ये टैक्स डेप्रिसिएशन भी हर साल के एंड पे है, और गेन लॉस भी आखिरी साल के एंड पे है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस निकल आएगा ये एंड ऑफ ईच ईयर पे होगा। अगर इस पर टैक्स निकालोगे तो ये टैक्स की पेमेंट भी क्या निकल आएगी। मसला कहां पे पड़ता है, अगर कोई भी एनुअल नेचर की इनकम या एक्सपेंस, जैसे मिसाल के तौर पर रेंट इनकम हो जाए या एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाए या कोई एनुअल इंश्योरेंस हो जाए, कोई भी खर्चा या आमदन, कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो जो हो तो एनुअल नेचर का, लेकिन एंड ऑफ ईच ईयर की बजाय वो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे आ जाए, क्या लिख दे उसके साथ,
बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, मिसाल के तौर पर कोई भी एक कैश फ्लो में वैसे ही लिख रहा हूं, रेंट एक्सपेंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। क्या लिख रहा हूं? अब रेंट एक्सपेंस जब अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल के खाली जगह पे लेस करता हूं, रेंट एक्सपेंस एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, स्टार्ट एंड होता ना तो वो यहां पे आना था, स्टार्ट की वजह से वो 4 में नहीं आएगा, वो अमाउंट कहां चली जाएगी? बाकी सारी फिगर्स क्या हैं? एंड ऑफ ईच ईयर पे। ये कैश फ्लो कहां पे है? स्टार्ट। अब डाटा खिचड़ी पक गई है, मिक्स हो गया है, कुछ डाटा एंड ऑफ ईच ईयर पे है, कुछ डाटा, और टैक्स वाले ये जो स्टार्ट की वजह से आप पीछे खींचते हैं ना, इसको टैक्स वाले नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये एंड ऑफ ईच ईयर पे ही रहना है, बट अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन इसने पीछे जाना है। क्या मेरा पॉइंट पिक किया है? अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन assumptions इसको हम पीछे ले गए और सही लेके गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन प्रिंसिपल्स वो कहते हैं ये जो बिगिनिंग ऑफ ईयर वाली फिगर को खींच के आप पिछले साल ले जाते हैं और 22 में तो टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा, वो कहते हैं हम नहीं मानते, ये जो पीछे लेके जाने वाली assumption है ये हमारे टैक्स के कवानीन के खिलाफ है, हम इसको कबूल। हमारे मुताबिक अगर आपने बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर पे कोई पेमेंट किया है तो उसको बैक करना अलाउड, उसको उसी साल में काउंट करना है, बिगिनिंग वाले को हमने एंड पे टैक्स काउंट करना है, तो उसी पावे जितने मर्जी ले जाओ चुप के। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? पहला मसला क्या है, कुछ पेमेंट्स एंड ऑफ ईच ईयर पे हैं, कुछ पेमेंट्स खिचड़ी पक गई। एंड ऑफ ईच ईयर वाली पेमेंट्स पे टैक्स वालों को कोई एतराज नहीं, एतराज उनको किस पेमेंट पर है कि ये जो आप टाइम लाइन या एनपीवी की एजम्पशन की वजह से इसको पीछे खींच के लेके गए हैं, इससे तो सारी टैक्सेशन ही खराब हो जानी है। अब असल में टैक्स के मुताबिक ये वाली फिगर ईयर 1 में एक्सपेंस होनी चाहिए। ईयर 1 में पता है कौन सी फिगर एक्सपेंस होनी चाहिए? लेस, ये वाली 0 वाली, और जो 2 में होनी चाहिए वो तो आगे पीछे हो गया सारा टाइमिंग, वो तो इसको मानेंगे नहीं, मानते नहीं। अगर आपने ये हरकत कर दी कि जो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर की कोई भी पेमेंट है वो यहाँ पे लिख दी, अब जब आप नीचे टैक्स निकाल रहे होंगे तो ये टैक्स अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ सही नहीं निकल रहा, क्योंकि टैक्स वालों के मुताबिक ही प्रॉफिट नहीं है, उन्होंने बाद में ऑब्जेक्शन करके आपसे कहना है इसको सही करो प्रॉफिट को, और टैक्स भी सही करो। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्या समझा रहे हैं हम? ये पॉइंट हमने अभी तक हमने पढ़ा है कि एंड ऑफ ईच ईयर पे कोई कैश फ्लो हो तो वो उधर ही आ जाना है, स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे कोई कैश फ्लो तो वो पीछे ले जाना है। लेकिन जब तक टैक्स नहीं आया था तब तक तो ये बड़ा सिंपल था, लेकिन जिन सवालों में टैक्स आ जाता है वहां पे ये मसला होता है कि ये जो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वाली पेमेंट है ना, ये आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन को और टैक्स की कैलकुलेशन को प्रॉब्लमैटिक बना रही होती है या मिसलीडिंग बना रही होगी। ये वाली अमाउंट जो मैंने 0 में लेस की है ये एक्चुअली 0 में नहीं होनी चाहिए, ये 1 में, जो 1 में लेस की हुई है मैंने ये 2 में, जो 2 वाली है वो कहां पे होगा? ठीक है, अब इसके दो हल है। कितने हल है इसके? एक हल तो ये है कि ये ऐसे ही रहने दो, जैसी खिचड़ी पकी हुई है पकी रहने दो। ये जो टैक्स है ना इसको आप अलहदा से एक वर्किंग करें जिसमें जाके आप 0 वाली फिगर को, जो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वाली फिगर है उसको 0 की बजाय कहाँ काउंट करें? 1 पे, जो 1 वाली है वो 2 में, यानी दोबारा ये रीड्राफ्ट करें और टैक्स की वर्किंग अलहदा करें, जो कि आपका पेपर में बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा, क्योंकि सारा टेबल दोबारा बनाना पड़ जाना है। नहीं समझ आ रही? दूसरा तरीका जो आई कैप भी फॉलो करता है और मैं भी फॉलो करने की तरफ जाता हूं अब, वो ये है कि ये जो एंड ऑफ ईच ईयर की आइटम्स हैं इनके ऊपर सिर्फ टैक्स निकाल लो पहले। अब जो एक आइटम आपने इग्नोर कर दी है स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वाली, उस आइटम को और उसके अपने एसोसिएटेड टैक्स को अलहदा रखो। क्या करना है आपने? जो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वाली आइटम मैन्युपुलेशन कर रही थी ना, उस आइटम को सबसे आखिर में लेस करो और उसकी टैक्सेशन ही अलहदा निकाल लो, या टैक्स पेमेंट बनेगी या टैक्स सेविंग बनेगी। अगर आमदन है तो टैक्स पेमेंट बनेगी, अगर एक्सपेंस है तो टैक्स की सेविंग। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्टार्ट ऑफ, इसका मतलब है आई कैप के मुताबिक कोई भी स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे ये रेंट है, इसको इधर लिखना ही नहीं, इसको इधर लिखना
ही नहीं। इसको कहाँ लिखना है? ये जो आप टैक्स लेस करने के बाद डेप्रिसिएशन एड बैक कर लेते हैं वो वैसे ही जाएगी। एंड ऑफ ईच ईयर वाली सारी पहले लिख लेंगे, फिर वो गेन लॉस का भी रिवर्स कर लेंगे जो आपने करना है। हाँ, ये जो आखिरी लाइन में आप लिखने लगते हैं ना एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इससे पहले अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो की टोटल नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एनुअल रेंट एक्सपेंस एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। और इसकी वजह से जितना टैक्स आपका सेव होगा, टैक्स सेविंग ऑन रेंटल, टैक्स सेविंग ऑन रेंटल, याद रखना एक्सपेंसेस पे टैक्स की क्या होती है? सेविंग। वो आप निकालेंगे रेंट एक्सपेंस, अच्छा ये रेंट नहीं हो, कुछ और भी हो सकता है, रेंट एक्सपेंस इनटू 30% टैक्स रेट, लेकिन ये जीरो में नहीं आना। इसने जो टैक्स वाले कह रहे थे ना, ये जो आप आगे पीछे कर रहे हैं, आप नहीं मानते, हम कहते हैं आप ना माने टैक्स, हम आपकी फिगर वो आपके मुताबिक निकाल देंगे, हम अपनी फिगर अपने हिसाब से काउंट करेंगे। हमने रेंट अपने रूल के मुताबिक काउंट करना है, और आपकी जो टैक्स सेविंग या पेमेंट है वो आपके रूल के मुताबिक। वो इस रकम को किस साल में काउंट करते हैं? 1 में, तो इसकी टैक्स सेविंग भी 1 में काउंट करेंगे, वो इधर काउंट करेंगे सेविंग्स। तो करी जाए। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आई? यानी स्टार्ट ऑफ ईच ईयर की कोई भी पेमेंट हो उस पे एनपीवी के अजम्पशन लगा दें, लेकिन उसका टैक्स जो कैलकुलेट करें उसको पीछे नहीं लेके जाना आपने। अगर आप पीछे लेके गए तो वो आप टाइमलाइन की अजम्पशन तो पूरी कर रहे होंगे, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज उसको ये पीछे ले जाने को, ये जो बैक 1 साल पीछे हम करते हैं, ये टैक्स वाले इसको नहीं मानते। समझ आ रही है? तो ये जो चीज है ये आपने अलहदा लिखनी है, कोई भी पेमेंट या रसीट जो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे हो। अच्छा, अब बच्चे ये पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा टैक्स की पेमेंट आनी है इस पे कि सेविंग आनी है? तो रूल याद रखें, कोई भी एनुअल इनकम एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर हो तो उस पर टैक्स की पेमेंट बनेगी। कोई भी एनुअल एक्सपेंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे हो रहा हो तो उस पर टैक्स की क्या बनेगी? सेविंग बनेगी। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? जी, आपका कोई सवाल हो अब आप पूछें। यही वो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14 में है, ये पॉइंट वहां पे रेंटल इनकम मिल रही थी, मेरा ख्याल है वो सेक्रीफाइस किया आपने, तो वो 0 1 2 3 में लिखी है मैंने। जब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इधर नहीं आएगी, ये जो ऊपर में लिख के आ रहा था ना यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आती है जो एंड ऑफ ईच ईयर पे हो। अगर स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे कोई भी कॉस्ट हो वो नीचे चली जाएगी। नहीं समझ आई? अगर वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑफ ईच ईयर पे है तो यही नहीं आएगी, और अगर वेरिएबल कॉस्ट भी स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे आ जाए उसको भी नीचे ले जाए। हर वो चीज जो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर है वो ऊपर से कहाँ चलती जाएगी? नीचे। नीचे का मतलब है टैक्स वाला जो रूटीन का टैक्स है, डेप्रिसिएशन वगैरह एड बैक करने के बाद आखिरी आइटम होगी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के सेक्शन में। अब आपको सब कुछ खिचड़ी पकते जाएगा, मिक्सअप हो रहा होगा, तो वो मैंने टेबल दिया हुआ है एनपीवी का, एग्जाम स्टैंडर्ड, सारी चीजें शामिल करके एक टेबल दिया हुआ है नोट्स में। पता नहीं आपने वो टेबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये है जी टेबल, ये नजर आ रहा होगा आपको टेबल। ये एनुअल से रेवेन्यू या एनुअल इनकम मेन हेडिंग है। ये स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वाली आइटम्स नहीं है, ये कौन सी हैं? एंड ऑफ ईच। उसके बाद एनुअल वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है वो लिखा है, और ये सारी एंड ऑफ ईच ईयर की आइटम है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, ये सारी एंड ऑफ ईच ईयर पे है। एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या क्या आता है, डेप्रिसिएशन वगैरह, टैक्स पेमेंट। उसके बाद ये देखें हेडिंग दी हुई है, डेप्रिसिएशन को एड बैक करने के बाद और गेन लॉस का रिवर्स करने के बाद यहाँ पर हेडिंग क्या दी हुई है? एनुअल कैश फ्लोज एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। रेंट एक्सपेंस एट द स्टार्ट ईच ईयर हो तो उस पर टैक्स सेविंग है। एनुअल इंश्योरेंस पेमेंट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे हो तो उस पर अलग टैक्स सेविंग है।
कोई भी एनुअल इनकम एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर हो तो उस पर टैक्स पेमेंट है। ये करने के बाद आपके पास जो आएगा, अब वो आएगा एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। समझ आ रही है बात आपको कि नहीं समझ आ रही? मेन हेडिंग्स कहाँ पे हैं? मेन हेडिंग कितनी है? सबसे पहली मेन हेडिंग है एनुअल सेल। नंबर 2 मेन हेडिंग क्या है? नंबर 3 एंड ऑफ ईच ईयर पे 3 फिक्स कॉस्ट। नंबर 4 पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नंबर 5 पे डेप्रिसिएशन और गेन लॉस। ये 5 चीजें एडजस्ट की और टैक्स निकाल दिया। ठीक है, 5 चीजें। छठी टैक्स की फिगर है, आइटम हेडिंग। 7वें नंबर पर डेप्रिसिएशन और उसका रिवर्सल किया। 8वें नंबर पर ये आइटम आ जाएगी, 8वां मेन आइटम। 8 आइटम ये आने के बाद फिर 9वें नंबर पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू नई मशीन की और एग्जिस्टिंग की, एग्जिस्टिंग एसेट। 10वें नंबर पर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मैक्सिमम चीजें जितनी भी आती हैं, जो जिसकी जहां प्लेसमेंट है वो मैंने बता दी है। बाकी अब आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। अगर आप चीजों को अपनी मर्जी से जहां दिल चाहे ऊपर नीचे करते रहेंगे तो टैक्स डिस्टर्ब होगा असल में, और टैक्स के डिस्टर्ब होने से नंबर कटेंगे आपके, टैक्स के सारे नहीं, टैक्स के। अदरवाइज तो आइटम जिधर मर्जी लिख दें। तो एनुअल नेचर की आइटम सुन लें, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में क्या आनी है? एनुअल नेचर की आइटम। अब एनुअल नेचर की आइटम में भी 2 तरह की होंगी। एंड ऑफ ईच ईयर वाली आइटम ज्यादा होंगी, स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वाली आइटम तो पहले कौन सी लिखनी है और उनकी टैक्स पेमेंट या सेविंग निकालनी। उसके बाद स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वाली आइटम लिख के एनुअल, उसकी टैक्स पेमेंट या सेविंग जो बनती है, ताकि दोनों तरह की एनुअल नेचर की आइटम आ जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, अब आपका वो जो क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हो गया, समझ आ गई है जी? हम क्या पढ़ रहे हैं भाईजान, पता है आपको? जी जी, आपको ही कह रहा हूं, आप ही गए थे बाहर। क्या पढ़ रहे हैं बताएं? जी हाँ, पॉइंट क्या बताया फिर मैंने? पता नहीं, तो फिर आप कैसे करेंगे भाईजान? अच्छा जी, जहां बेटा ये वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक खत्म हो रहा है उसके बाद है, पेज नंबर बताते हो ये कितने नंबर पेज पे है? 347। अगर आपके पास प्रिंटेड नोट्स हैं तो 347, और अगर प्रिंटेड नोट्स नहीं है तो जहां एनपीवी विद वर्किंग कैपिटल चेंजेस खत्म होती है, सफा नंबर 52 चैप्टर 17 का पेज नंबर 52 के बाद, यहाँ पे वो नोट्स खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद सवाल शुरू होने से पहले प्रिंटेड है तो प्रिंटेड पे पेज नंबर 347 जो बॉटम पे लिखा है, तो ये जरा टेबल आपने याद रख लेना है। ठीक है, ये टेबल रिवीजन में भी कराता होता हूँ एक दफा, ये टेबल रिवीजन में भी बताता हूँ, तो ये मैंने रिवीजन वाले नोट्स में से उठा के छाप दिए ताकि आपके पास ये टेबल, और आप जहां फंस जाए वो ये टेबल को फॉलो कर सके। अभी आ जाए जरा सवाल में। ठीक है, सवाल हमने करना है, क्वेश्चन नंबर है जरा हैवी क्वेश्चन है थोड़ा, इतना भी हैवी नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 18 पर आए, क्वेश्चन 18 ऑटम 2020 का क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, को 2-3 सवाल आपने रिवीजन के लिए छोड़ दें, आपकी मेहरबानी, सारे सवाल अभी नहीं करने बैठ जाना। तो जो सवाल आपने रिवीजन के लिए छोड़ना है वो मैं बता देता हूँ। एक मैंने अभी बता दी है मेरा ख्याल है, हाँ बस। तो ये जो 19-20 तक है ना, बस यही कर ले, बाकी रिवीजन के बाद भी थोड़े से देख, रिवीजन के वक्त भी देखने, सारे अभी कर लेंगे तो फिर रिवीजन के वक्त आपकी वो कुछ भी नहीं होगा करने के लिए। ठीक है, तो वैसे भी एक टॉपिक के रीजनेबल सवाल ही करते होते हैं, 55-56 सवाल या 20-50 सवाल करने के बाद में किसी और टॉपिक के लिए टाइम ना बचे, बेवकूफ़ी होती है। टाइम को रीजनेबल मैनेज भी करना होता है। तो आप उतने सवाल जितने मैं कह दूं आप उनकी कर ले प्रैक्टिस जी। आ जाए जनाब, ये नोट्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। और पास्ट पेपर का है ये ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा अच्छा सवाल है, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 6 जी। डेटा देखें,
क्वेश्चन क्या कहता है जी भाईजान, पढ़े जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़े और आगे आ जाए, उठ के आगे आए आप। जुकाम हुआ है? अच्छा, तो फिर आपने वो मास्क पहन के आना था, नायाब हो गया। अच्छा चलें जी जनाब, तो आपके पास है ना नोट्स, ओपन करें और सवाल पढ़ेंगे। नोट्स का 18वां सवाल जी, गलत, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले, तरीका ही गलत है पढ़ने का जी। पढ़े रिक्वायरमेंट क्या है जी। वो कहता है बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी की बेस पर आपने रिकमेंड करना है कि कंपनी को क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यूज करना पड़े, और मैनेजमेंट कंपनी का नाम क्या है, एएल। वो कहता है एज्यूम करें, अगर नहीं बताया हुआ तो तमाम कैश फ्लोस कब अराइज होंगे, ठीक है, जो साइलेंट है वो एट द एंड ईयर एंड है जी। पढ़े अब ऊपर डेटा जी। ये कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट का नाम है जीएच, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल क्या है, पी। अब यहां पर सवाल पैदा होगा कि हमने प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है या रॉ मटेरियल पी क्यू आर के लिए, ये थोड़ा हमें केयरफुल होकर नीचे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब दो चीजें आ गई ना, प्रोडक्ट भी दे दी और रॉ मटेरियल भी दे दिया। अब हमें क्वेश्चन किसका सॉल्व करना है, इट इज नॉट क्लियर टिल नाउ। आगे चले जी। वो कहते हैं आपने जो रॉ मटेरियल पी क्यू आर है ना, वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ बनाने का, वो बना बना के आपको देता है। आउटसोर्स का मतलब होता है वो चीज आप खुद नहीं बना रहे बल्कि बाजार से बनी बनाई खरीदते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या नाम था, जीएच। रॉ मटेरियल का क्या नाम है, प्रेजेंटली आप रॉ मटेरियल पीक्यूआर परचेज करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर होने जा रहा है, ठीक है, वो खत्म हो रहा है। आगे जी, क्या कहता है वो, मैनेजमेंट ने खुद ये एक फैसला किया है कि हमने अब दोबारा नहीं बाजार से लेना पीक्यूआर को, बाजार से परचेज, हमने पीक्यूआर को खुद बनाना है। इसका मतलब है आपने असल में जो मेन सवाल करना है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं करना, डेटा प्रोडक्ट का दिया भी हो तो आपने असल में रॉ मटेरियल की के लिए सवाल हल करना है कि ये इदारा रॉ मटेरियल खरीदने की बजाय क्या करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना इन्होंने, इन्होंने बनाना है, पीक्यूआर को खुद प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। आगे जी, करंट प्राइसेस उसने लिखा है, इसका मतलब है तमाम कैश फ्लोज जो नीचे दिए हुए हैं वो जीरो वाली डेट तक के लिए हैं, जीरो तक के लिए इन्फ्लेटेड है। 1 2 3 4 का इन्फ्लेशन अभी हमने इंक्लूड, और तमाम फिगर फिर नीचे इन्फ्लेटेड नहीं होंगी, तमाम फिगर को इन्फ्लेट करना आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, चाहे उसके साथ करंट प्राइस लिखा हो या ना लिखा हो। ऊपर एक ही लाइन में लिख देना तो फिर वो सारी फिगर नीचे करंट प्राइसेस पर है जी। प्रपोजल, दो प्रपोजल है तो हर प्रपोजल का अलग एनपीवी का टेबल बनेगा जी। जी बेटा आप पढ़ें बेटा, शाबाश जी। प्रपोजल 1 पढ़ें जी। परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग सेटअप कॉस्ट, जो आपने नई मशीनरी लगानी है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है पीक्यूआर को बनाने की, ये उसकी परचेज कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस साल में आती है, जीरो, तो ये जीरो पे आती है, इसको इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो जीरो पे वैसे की वैसे ही आ जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन जीरो से नहीं होना, इन्फ्लेशन कहां से होना है, 1 से, ठीक है। तो ये जीरो पे आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जी। आगे लाइफ 3 इयर्स है, और नीचे एक नोट दिया हुआ है, पढ़े नोट इनिशियली तो लाइफ उसने 3 साल बताई है, लेकिन वो कहता है दूसरे साल के एंड पे हम एक मेजर ओवरहॉलिंग करेंगे। मेजर क्या करेंगे,
जिससे ये लाइफ 3 साल नहीं रहेगी बल्कि ये लाइफ बढ़ के कितने साल हो जाएगी, और स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी बढ़ के 5 लाख हो जाएगी। लेकिन ये तमाम फिगर किस प्राइस पे दी हुई है उसने, करंट प्राइसेस पे दी हैं। ठीक है, तो मेजर ओवरऑलिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब फिर सवाल में 3 साल की लाइफ ऐसे ही परेशान करने के लिए दी है। आपने असल में सवाल फिर कितने साल के लिए करना है, 5 साल के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, 5 साल की लाइफ काउंट करनी है। आगे 3 साल के केस में रेजिडुअल वैल्यू नील थी, लेकिन अब उसने बता दी है। आगे बेटा बताएं जी। इससे ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे, PQR के 10,000 यूनिट से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। आगे जी 90,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करके पर एनम आ जाएगी। प्लांट को चलाने का खर्चा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आएगी, लेकिन ये 90,000 पर मंथ है, हमने इंटू 12 करना है, 10800000 आ जाएगी। और ये करंट प्राइसेस पे है, इन्फ्लेशन होना है ईयर 1 से। आगे बेटा जी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, सेम डाटा मेरा ख्याल है दूसरी का भी है, लेकिन दूसरी मशीन की जो कैपेसिटी है ना वो कम है, 9,000 यूनिट्स है। उसके खर्चे भी चेंज है, इन्फ्लेट तो वो भी होगी। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5 मिलियन, और पहले से ही उसकी लाइफ 5 साल है। आगे पढ़े बेटा नीचे, अदर इंफॉर्मेशन। GH क्या चीज है, प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट पे PQR लगता है वो एक ही लगता है। तो इसका मतलब है जितने यूनिट प्रोडक्ट के होंगे उतने ही PQR के भी होंगे। तो एग्जिस्टिंग डिमांड का मतलब जो गुजरा हुआ साल है ये उसकी डिमांड है। आपको अगले 4 या 5 सालों की डिमांड चाहिए, तो निकालें जरा अगले 5 सालों की डिमांड क्या होगी। करो जरा, 5% इंक्रीज होना है डिमांड में, तो अगले 5 साल की डिमांड बताओ। ये एग्जिस्टिंग का मतलब गुजरे हुए टाइम की डिमांड है, गुजरे हुए साल की, या जो खत्म होने जा रहा है, मुस्तकबिल की नहीं है। तो मुझे डिमांड बताएं जी क्या होगी, जी बताएं शाबाश। सॉरी कितनी है, 7875, 7875। नेक्स्ट 8268, चलें 69 कर लें आगे। ये अच्छा 863, नेक्स्ट 9572। ये डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन मैं इसको डिमांड किसकी काउंट करूंगा, क्योंकि उस पर 1 यूनिट ही तो लगना है। अब हमारे पास 2 प्रपोजल हैं, यानी या हम ये वाली मशीन ले लें या ये ले लें। जो आप पहली मशीन लेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी आप 10,000 यूनिट एक साल में PQR के बना सकते हैं। कितने एक साल में बना सकते हैं, तो पहले साल भी बना लेंगे बड़े आराम से, 10 से ऊपर नहीं बना सकते। पहले साल के भी बन जाएंगे, दूसरे साल में भी बनेंगे, तीसरे में भी बनेंगे, चौथे में भी बनेंगे। और क्योंकि किसी साल कैपेसिटी 10,000 से ऊपर, याद रखें डिमांड कैन नेवर बी मोर देन द कैपेसिटी, वी कैन नॉट मीट द डिमांड। ये वैसे कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड आप बना के बेच, वैसे कॉमन सेंस भी होती है कि 10,000 की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा कहाँ से बनाएंगे, हवा में थोड़ी बनने, मशीन पे बनने, मशीन में कैपेसिटी नहीं है। तो ये डिमांड आपकी 9,000 से ऊपर नहीं जा रही, लेकिन 10,000 से ऊपर नहीं है। दूसरी मशीन की कैपेसिटी कितनी है, वहां मसला आएगा। वहां ये वाली डिमांड पूरी बना लेंगे, ये पूरी बना लेंगे, ये पूरी बना लेंगे। यहां जब आएगा ना तो हम 9,000 बना सकेंगे। ऊपर वाले 116 हमें परचेज करने पड़ेंगे, या अगर वो परचेज नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट आपने रिन्यू नहीं किया या कुछ नहीं किया, तो ये वाली डिमांड आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, 9,000 और आगे वाले भी 9,000। अगले वालों में 572 का मसला है, इसमें कितना मसला है समझ आ रही है। मशीन 2 की कैपेसिटी 9,000 से ज्यादा बना ही नहीं सकते आप। आगे चलें जी बेटा,
ये बात जरा इसको कंपेयर करके चलना है। नेक्स्ट आ जाए। ले जी, उसने खुद बता दिया कि अगर आप पीक्यूआर खुद नहीं ना बना पाएंगे तो कहां से ले लेंगे। तो कहीं पे भी परचेजिंग नहीं होगी प्रपोजल 1 में। प्रपोजल 2 में, प्रपोजल 2 में यहां पर 116 यूनिट की परचेजिंग होगी और इधर 572 यूनिट की। समझ आ रही है। और ये इन्फ्लेटेड नहीं है, इसको इन्फ्लेट करना है, करंट प्राइस है। आगे चलो। यानी क्वेश्चन बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, एक एक रकम बताई हुई है उसने और एक एक चीज। कई दफा बहुत ज्यादा वेल एक्सप्लेन क्वेश्चन भी बच्चों को धोखा दे देता है, वो यार इतना कुछ है, हालांकि उसने ना हर फिक्रा हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन एलैबोरेट किया ताकि बच्चे को कोई डाउट ही ना हो। आगे चलें। मशीन 1 पे चीज बनाओगे ना तो 400 रुपए का एक यूनिट बनेगा पीक्यूआर का, उसकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर आप पीक्यूआर का यूनिट मशीन 2 पे बनाओगे तो वो कितने का बनेगा। तो ये असल में मशीन 2 वाली जो है वो मेरा ख्याल है एफिशिएंट मशीन है, वो आपकी सस्ती बना रही है एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट। आगे चलें। जी वो कहता है जी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे है और अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम है। हमने अकाउंटिंग तो लेनी ही नहीं, हमने तो लेनी टैक्स डेप्रिसिएशन। आगे चलो बेटी। जी उसने खुद बता दिया इन्फ्लेशन किस साल से होना है। तो 1 2 3 4 5 में 0 पे इन्फ्लेशन नहीं होता ही नहीं, होता ही 1 से है। ये लाइन ना भी लिखी होती ना विच, तब भी मुझे पता है ऊपर जब करंट प्राइसेस लिखा है ना, जिस जिस रकम के साथ करंट प्राइसेस है वो 0 तक के लिए इन्फ्लेटेड है, हमने उसको 1 से इन्फ्लेट करना है। आगे। टैक्स रेट 30% है जी, बिल्कुल आगे बेटा, शाबाश। नहीं, टैक्स 30% है। पेबल इन द ईयर इन विच लाइबिलिटी अराइजेस का मतलब जिस साल टैक्स क्रिएट होगा निकलेगी लाइबिलिटी उसी साल में अदा होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है, तो हम ये ज्यूम करेंगे कि ये पहले से ही इन्फ्लेटेड या नॉमिनल है। ठीक है। अब इस सवाल में जो मसला आया था ना बच्चों को वो ये था, पूरे सवाल में देखें सेल प्राइस या कोई एनुअल इनकम है ही नहीं। हमारा एनपीवी का टेबल शुरू कहां से होता है, एनुअल सेल। असल में ये सवाल प्रोडक्ट के लिए हल नहीं ना कराया, ये सवाल किसके लिए है। तो इसमें सारा डाटा है ही कॉस्ट का, इसमें सारा डाटा है ही कॉस्ट का। और आप जो एनपीवी निकालेंगे ना वो नेगेटिव में आएगी, अगर आपने कॉस्ट को माइनस में लिखा ना सारी, तो वो फिर आपकी सारी कॉस्ट की एनपीवी निकलेगी। अब आपकी प्रपोजल 1 की एनपीवी निकालेंगे, प्रपोजल 2 की एनपीवी निकालेंगे, दोनों की एनपीवी में डाटा सारा कॉस्ट का है। इस पूरे सवाल में अगर आप देखें तो सेल रेवेन्यू सेल प्राइस का कोई जिक्र, कुछ बच्चे इसी पे खपे रहे, लगता है सवाल में कोई गलती है, गलती नहीं है, पॉइंट है, सेल रेवेन्यू नहीं है। वैसे भी ये इदारा पीक्यूआर खरीद के पहले लगाता था प्रोडक्ट में, अब वो खरीदने छोड़ के वो कहता है बना के लगानी है तो पान बनाओ। दसो मशीन 1 से बनाए या मशीन 2 से बनाए, उसने बनाने का फैसला तो कर लिया लेकिन किस मशीन से बनाए ये फैसला भी पढ़ने का, क्योंकि 2 मशीनों का डाटा दिया हुआ है ना। या प्रपोजल 1 के तहत एक ऐसी मशीन को बनाए जिसको बाद में ओवरऑल करना पड़ेगा, या डायरेक्ट ही ऐसी मशीन ले आए जो कि लाइव जिसकी पहले दिन से कितने साल है, 5 साल है। इज इट क्लियर। अब इस सवाल में सारा डाटा किसका है, कॉस्ट का है। अच्छा अब साफ सी बात है क्योंकि इसमें एनुअल सेल वगैरह कोई नहीं है, तो आपने कॉस्ट को माइनस में लिखी जाना है, लिखी जाना है, लिखी जाना है। तो सारा सवाल माइनस में चल रहा होगा, सारा सवाल मेनली किस में चल रहा होगा। और इसमें जब टैक्स निकलेगा तो वो टैक्स पेमेंट नहीं निकलेंगी, वो टैक्स सेविंग निकलेगी, वो पॉजिटिव निकल आ रहा होगा। समझ आ रही है बात आपको। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे सवाल को पॉजिटिव लेके चलते हैं, वो कहते हैं सारा है ही कॉस्ट, और जो पॉजिटिव निकलने थे उनको क्या कर देते हैं। वो आपकी मर्जी है साइन उल्टे पुल्टे करने हैं कि नहीं करने, मैं नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहें कि ना करना चाहें। बनाए जी टेबल का फॉर्मेट बनाए, आइटम्स क्या क्या आनी है, सिर्फ फॉर्मेट बना पाएंगे हम, टाइम खत्म हो गया। फॉर्मेट बनाओ जी, आपने कोई फिगर नहीं लिखनी, सिर्फ फॉर्मेट बनाओ। चलो 5 मिनट में ऊपर ले लूंगा, कोई मसला नहीं। फॉर्मेट बनाए।
प्रपोजल 1 का भी और प्रपोजल 2 का भी इकट्ठा ही फॉर्मेट बनाओ। इकट्ठे से मुराद है पहले प्रपोजल 1 का बनाया फिर प्रपोजल 2 का। टाइम का पता ही नहीं चला आज जी। एनपीवी एट 14%। प्रपोजल 1 रुपीज इन 1000 लेंगे हम, मिलियंस में नहीं लिखता मैं फिगर्स। हाँ जी, एनुअल सेल नहीं लिखूंगा जी। ओवरहॉल ने आना है, बिल्कुल आना है, आएगी जी। एनुअल सेल नहीं आएगी, पहले क्या आएगी? एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एक एक लाइन छोड़ते जाएंगे। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिक्स कॉस्ट वगैरह कोई नहीं दी हुई, लेकिन ये दी हुई है प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट, एनुअल प्लांट की ऑपरेशन कॉस्ट, एक एक लाइन छोड़ते जाएं। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ जी, और क्या है? एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, इसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन, अब मुझे नहीं पता टैक्स गेन आएगा कि टैक्स, लेकिन मैं लिख लेता हूँ नाम, टैक्स गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन हुआ या लॉस हुआ जो भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस, कह देंगे नाम उसका, वैसे इसमें कॉस्ट ही है। हाँ जी, टैक्स निकालेंगे, टैक्स सेविंग कितने परसेंट टैक्स है? 30%। उसके बाद डेप्रीसिएशन को रिवर्स करेंगे, टैक्स गेन लॉस, और देख लेना स्टार्ट ऑफ ईच ईयर की है कोई आइटम इसमें? नहीं है, मैं जरा एक दफा देख लूँ कोई चीज मिस ना हो जाए। ये परचेज कॉस्ट तो कैपिटल इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में आएगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी 10,000 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे याद रहे कि इसमें कोई परचेजिंग नहीं होनी, बाजार से कोई परचेजिंग, तभी मैंने परचेज कॉस्ट नहीं लिखी। अच्छा जी, प्लांट की कॉस्ट आ गई, मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई, ओवरऑलिंग की इन्वेस्टिंग है वो अभी नहीं आनी। अच्छा जी, बस ठीक है, मेरा ख्याल है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये आ जाएंगे एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, इसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड ओवरहॉलिंग। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, ओवरहॉलिंग की कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन जो भी है, कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस वगैरह कोई नहीं है, तो नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। और इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, इसको नेट कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लेना है एट 14%। तो ये प्रपोजल 1 का टेबल लाइन आइटम्स के थ्रू मुकम्मल हो गया। आल्दो वैसे अभी इसकी फिलिंग रहती है जी। ओवरऑल होती क्या है? अच्छा जी, ओवरऑल क्या होती है बेटा? उस मशीन को दोबारा, क्या नाम है, रीफर्बिश करके बिल्कुल जैसे वो नई की तरह कर देते हैं उसको, नए पुर्जे शुर्जे डाल के। ठीक है, एसी की ओवरऑलिंग, जैसे आपके अगर एसी चल रहा है, वो आता है जनाब, वो कहता है ये सारी इसकी मेजर मेजर कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, तो फिर ये नया जैसा हो जाएगा।
तो वो ओवरऑलिंग होती है। फ्रिज में कंप्रेसर होता है, जैसे वो कहता है भजन कंप्रेसर चेंज करा ले, सारा तड़ा नवा फ्रिज हो जाना, तो ये ओवरऑलिंग होती है। जब वो कहता है ना नवा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पुर्जे चेंज कराना कि चीज नवी नकोर हो जाए दोबारा। एक्चुअली तो नई नहीं होती, लेकिन वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो नई की तरह काम करती है। अच्छा भी आ जाए, प्रपोजल 2 में क्या फॉर्मेट बनेगा? प्रपोजल 2 उसमें कैपेसिटी कितनी है? 9000। हाँ जी, 0 1 2 3 4 और उसके बाद 5। जी जी, टेस्ट हो गया। उनको नहीं, उनको देने हैं, उनको देने हैं, अभी चेक होने, क्लास में ही डिस्कस होना है। बस मैं बुलाता हूँ 5 मिनट तक, है ये कर दो खत्म। अच्छा जी, इसमें क्या आना है सबसे पहले? इसमें भी वही एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी चीजें हम खुद बनाएंगे वो आ जाएंगी PQR की, बाकी जो हम नहीं बना पाएंगे वो परचेज कॉस्ट आ जाएगी, एनुअल परचेज कॉस्ट ऑफ PQR। और प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा चीज इसमें आ गई, परचेज कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके बाद एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन। जब भी सवाल का फॉर्मेट मैं बना रहा हूं तो वो आपको आसान लगेगा, क्योंकि चीजें आपके सामने हैं। लेकिन आप बनाएंगे तो आप उसकी खिचड़ी ऐसी पकाएंगे कि फिर बाद में आप खुद ही सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या किया है। सारी करा देते, इसलिए मैंने जल्दी से कर लिया। मेरा ख्याल है ये हो गई चीजें, कुछ नहीं रह गया इसमें। तो ये आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस। इसमें डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लूंगा मैं, और जो भी यूनिट्स वगैरह की वर्किंग ऊपर की थी। टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस के बाद टैक्स सेविंग आएगी, डेप्रिसिएशन का रिवर्सल होगा। अब ये एक सवाल जो है ये आप शुरू तो कर लें, खत्म नहीं होना इसने पेपर में टाइम में। ये सवाल में मसला था, क्योंकि दो सवाल हैं एक्चुअली ये। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, लोगों ने बस्ते बुस्ते बंद कर लिए हैं और कहते ने मास्टर तो आपे लगा रहा है हैं। और लड़कियों क्या करती, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और क्या थी जी इसमें? ओवरऑलिंग नहीं थी ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, स्क्रैप वैल्यू थी, और नेट कैश फ्लोज डिस्काउंट करें कितने परसेंट पे? 14%। लें जी पीवी। अब ये जो पीवी निकलेगी ये पीवी ऑफ कॉस्ट होगी, ये जो पीवी निकलेंगी ये पीवी ऑफ कॉस्ट होंगी, क्योंकि माइनस में आंसर आएंगे। जो जिसकी पीवी एनपीवी टोटल कम होगी, हम उस प्रपोजल को क्या कर लेंगे? नहीं नहीं, ये दोनों माइनस में होंगी बेटी, जिसकी माइनस में कम होगी वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू तो है ही नहीं। और समझ आ रही है? अब आपने घर से क्या करना है, इसको मुकम्मल करना है। और कोई सवाल दिए? ये मुकम्मल करना है, और 9वां सवाल ये मुकम्मल करना है, और टेस्ट है अब आपका, परसों टेस्ट है। परसों टेस्ट है, क्लास टाइम में नहीं है, क्लास से पहले है या क्लास के बाद है। जिन लोगों की क्लास से पहले क्लास है ठीक है, अदरवाइज क्लास से पहले टेस्ट है। टेस्ट क्लास के बाद नहीं है मेन, वो तो उन बच्चों का होगा बेचारों का जिनकी कोई पहले क्लास चल रही है कॉस्ट की या कोई भी, ठीक है, वो फिर क्लास के बाद देंगे। अदरवाइज पहले या सुबह आके दे दें। परसों टेस्ट है, परसों। कब है? ठीक है, तो वो सवाल चैलेंज है, देखते हैं कौन करता है। बहुत आसान सवाल है लेकिन उसमें सारी एडजस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा सवाल है। टाइम क्या होगा? क्लास से पहले बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम 40 मिनट का, 35 मिनट का टेस्ट है। एक ही सवाल होगा, ज्यादा नहीं होंगे। एक सवाल होगा, साथ तो MCQs हो सकते हैं। अगर MCQs ऐड हो गए तो फिर वो घंटे का बन जाएगा मैक्सिमम। तो आप 1 घंटा जेन में रख के आए। मतलब हमारी क्लास कितने बजे शुरू होती है?
2:15 पे, तो आप 1:15-1:30 बजे आ जाए तकरीबन, और टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, घर वालों को भी मिल जाएगा, फिर हम उसी में टैली कर देंगे, उसी क्लास में टैली कर देंगे। वैसे मैंने कल नया चैप्टर शुरू कर देना है, इसमें कोई मसाइल होंगे तो बताऊंगा, करवाना नहीं मैंने ये। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।